हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज फाइनली हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से क्यों? ताकि हमारी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो स्ट्रॉन्ग हो। आपने देखा होगा अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है तो उससे भी सबसे पहली सजेशन क्या दी जाती है? रीड ऑल NCERT बुक्स फ्रॉम 6 to 12th। क्यों? ताकि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो इसी एम के साथ मैं भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? क्या लगता है आपको, क्या सेंटेंस होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाए, मतलब वो उसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, वर्ब भी हो, और उसका जो मीनिंग है वो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, तो एक जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और प्रेडिकेट होगा, और एक फिनाइट वर्ब होगी। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस बात पे आते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और एंड या तो फुल स्टॉप पे होगा, या क्वेश्चन मार्क पे होगा, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक पे, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। When we make a sentence, we say something about a person or a thing। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसी चीज़ और उसी पर्सन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और when we say something about a person or thing, what we say about a person or thing is known as predicate। जिस पर्सन और थिंग के बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात करते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे मैं बोलूं द पुअर आर ऑलवेज पुअर। ठीक है, या फिर मैं बोलूं ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की। द पुअर आर ऑलवेज पुअर, ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इनमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्या है? सब्जेक्ट क्या है? पुअर। इसमें क्या है सब्जेक्ट? प्रोनाउन ही, उसमें पुअर नाउन। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, एक रूल जान लीजिए। पुअर वैसे क्या होता है? कौन सा आपको क्या लगता है पार्ट ऑफ स्पीच है पुअर? पुअर जनरली एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ अ पुअर गर्ल। अब गर्ल क्या है? नाउन। अब उस गर्ल की क्वालिटी है कि वो क्या है? पुअर। तो पुअर कैसे यूज हुआ? एज एडजेक्टिव। रूल ये है कि जब हम किसी एडजेक्टिव को एज नाउन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी इन प्लूरल, वी यूज द बिफोर इट। समझ में आया? इसी तरह द पुअर होगा, द रिच होगा। ठीक है, अगर हम किसी एडजेक्टिव को एज नाउन यूज़ कर रहे हैं उस कम्युनिटी को प्लूरल में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके आगे क्या यूज़ होगा? द। और उधर वाला पुअर को देखो, वो कैसे यूज़ हो रहा है? उसके आगे द नहीं आया, और वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि पुअर हमेशा पुअर ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पुअर है एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसीलिए इसके आगे यहाँ पे द नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही एक रूल बता दिया क्योंकि सेंटेंस ऐसा बन गया था। तो दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? पुअर। ठीक है, बाकी का सारा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। बाकी का सारा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। और ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। समझ में आया?
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूँ। Aditya's father is an author. Similarly, the flames spread everywhere. इन दो सेंटेंसेस में आप देखें तो अब हमेशा क्या होता है कि सब्जेक्ट, जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, डॉग्स बार्क, ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट है या फिर एक सिंगल वर्ड ही हमारा प्रेडिकेट है। एक एग्जांपल ऐसा है, पर जनरली जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट होगा और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेडिकेट होगा। तो उसमें से जो हमारा मेन वर्ड जो सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें से ये तो सिंगल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होगी, ठीक है। बाद में नेक्स्ट आते हैं कि वो कौन सी वर्ब होगी, फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब के बारे में मैं 2 मिनट बाद बात करती हूँ। पहले बात करते हैं, मैं ये क्या कह रही थी कि ये सिंगल सब्जेक्ट है, ये सिंगल प्रेडिकेट है, ठीक है। पर यहाँ पे अब ये जो आदित्याज फादर है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज एन ऑथर क्या है, प्रेडिकेट है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, एक सिंगल वर्ड तो नहीं है ना सब्जेक्ट में, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो ऐसे में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ड, और जो अदर पार्ट जो होता है दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट एंड इट्स नोन एज एट्रीब्यूट और what we can say enlargement। क्या समझा रही हूँ मैं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट है, उसके साथ 2-4 वर्ड्स और जुड़े होंगे जो एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे, ठीक है। और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो सब्जेक्ट का क्या होते हैं, एट्रीब्यूट कह लो चाहे इनलार्जमेंट कह लो। यही बात किस पे लागू होती है, प्रेडिकेट पे भी लागू होती है। अब यहाँ पे देखो, प्रेडिकेट, ये सारा प्रेडिकेट है, ठीक है, पर लेकिन प्रेडिकेट में जो सबसे मेन वर्ड होता है जिसे बोला जाएगा प्रेडिकेट वर्ड, वो क्या होगी, वर्ब। समझ में आया, कौन सी वर्ब, फिनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, फिनाइट वर्ब। अभी बात करते हैं फिनाइट वर्ब क्या होता है। हाँ, तो मैं अभी क्या बात कर रही थी कि प्रेडिकेट वर्ड क्या होगा, प्रेडिकेट वर्ड मतलब मेन वर्ड। मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड हमेशा किसको माना जाएगा, वर्ब को। तो यहाँ पे सेपरेट जो है वो क्या है, प्रेडिकेट वर्ड, ठीक है, प्रेडिकेट वर्ड। तो बाकी का पार्ट कैसे काम करेगा, जैसे हमारे सब्जेक्ट का बाकी का पार्ट एज एडजेक्टिव काम करता था, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव काम करता था। बाकी का पार्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करती है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो बाकी का पार्ट कैसे काम कर रहा है, एज एडवर्ब और एडवर्ब इक्विवेलेंट, ठीक है। बाकी का पार्ट एज एडवर्ब काम करने की वजह से उसे प्रेडिकेट का क्या बोलते हैं, उसे प्रेडिकेट का एक्सटेंशन या फिर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। चलिए, एक
दोबारा रिवाइज करते हैं कि मैंने अभी तक क्या समझाया। सबसे पहले तो बोला कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, एक फिनाइट वर्ब होगी, ठीक है। फिनाइट वर्ब अभी डिस्कस करना रहता है, करते हैं, ठीक है। और वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसके एंड में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या फिर क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, डिपेंडिंग कि वो किस तरह का सेंटेंस है। उस पर भी हम 2 मिनट बाद आते हैं। तो फिर हमने कहा कि एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट भी वेरी रेयर होगा कि एक ही वर्ड सब्जेक्ट, एक ही वर्ड प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, डॉग्स बार्क। पर लेकिन जनरली क्या होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट होंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेडिकेट होंगे। उसमें से भी जो सबसे मेन नाउन या प्रनाउन होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ड, और प्रेडिकेट में जो सबसे मेन वर्ब होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट वर्ड, ठीक है। और बाकी के सब्जेक्ट के पार्ट को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट, और उधर बाकी के प्रेडिकेट के पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन या फिर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, स्प्रेड क्या कहलाएगा, स्प्रेड क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट वर्ड। और एवरीवेयर वेयर कहाँ पे, तो वेयर जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्प्रेड को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इधर फ्लेम्स, ठीक है, ये जो दा है वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट। सिमिलरली फादर जो था इसमें क्या था, सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है। और आदित्य क्या कहलाएगा, इसमें आदित्यस क्या कहलाएगा, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फादर को क्वालिफाई कर रहा है। वैसे तो आदित्य जो है एक तरह से नाउन है, पर लेकिन फिलहाल जो है वो कैसे काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव। बट जब वो कोई वर्ड एडजेक्टिव ना हो बट एडजेक्टिव का कुछ समय के लिए काम करे किसी टिपिकल सेंटेंस में, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आदित्य क्या है, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट यानी कि एट्रीब्यूट, ओके। अब इज एन ऑथर, ठीक है, इज एन ऑथर यहाँ पे कैसे है, एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पॉइंट को भी अभी डिस्कस करते हैं। चले आगे, चलिए अब पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आई नो पीछे फिनाइट वर्ब भी रहता है डिस्कस करना, कॉम्प्लीमेंट रहता है, सब कुछ डिस्कस करूँगी। पहले आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है 2 तरीके से होती हैं। एक तो होती है फंक्शन बेस्ड, एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है। जो फंक्शन बेस्ड होती है वो कौन कौन सी होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। 4 टाइप्स होती हैं फंक्शन बेस्ड। कौन कौन सी, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ओके। अब आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली कौन सी थी, डिक्लेरेटिव। Declarative sentences are those sentences where we make a simple statement
where we say a proverb, an opinion, or some truth. जैसे सिंपल स्टेटमेंट मैं कहूँ, जैसे कुछ भी, he goes to school. This is just a simple statement. Proverb, honesty is the best policy. ठीक है. Opinion, Rani is a good singer. Examples they use are a truth. The sun rises in the east. Okay. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं, असर्टिव का मीनिंग होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को फोर्सफुली कहना, दबाव दे के कहना, ठीक है. तो स्टेटमेंट, अगर आप सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड डिक्लेरेटिव, ठीक है. अगर आप कोई प्रवर्ब कह रहे हो वो भी डिक्लेरेटिव में आएगा. अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो वो भी डिक्लेरेटिव टाइप में आएगा. अगर आप कोई ट्रुथ बता रहे हो तब भी क्या आएगा, वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही माना जाएगा. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फर्दर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है. पॉजिटिव के लिए हम अफर्मेटिव वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है. पॉजिटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव. अब जैसे ही गोज टू स्कूल, अगर इसी को मैं नेगेटिव में करूं, ही डज नॉट यूज हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या यूज होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म द वर्ब. दैट्स वाई फिर हम लिखेंगे ही डजंट गो टू स्कूल. तो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, वो कहलाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही, और एंड हमेशा कैसे होगा, फुल स्टॉप पे, ठीक है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया. आगे चलते हैं. नेक्स्ट था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई कमांड दें, जिनमें हम कोई रिक्वेस्ट करें, ठीक है, जिनमें हम कोई सजेशन दें, ठीक है, या जिनमें हम कोई ऑर्डर करें. जैसे कमांड दें हम, कमांड क्या देंगे, जैसे गेट आउट, ओके. कुछ रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ धैर्य रखो, ठीक है. सजेशन, लेट्स गो आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक है. ऑर्डर, कोई ऑर्डर दें, जैसे शट द डोर, ठीक है. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई कमांड दी जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई सजेशन दी जाए, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर दिया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता ही है, जो भी कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें WH वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए कोई, ठीक है, जिनमें व्हाट का यूज हो, ठीक है. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है. हम वर्ब से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे वर्ब को आगे ले आए, जैसे आर यू वर्किंग, ठीक है. तो जितने भी WH वर्ड हो गए, कौन कौन से, व्हाट, व्हेन, वेयर, which, how, what, when, where, which, how, who, ठीक है, whom. All these WH words are what, whose, are interrogative. Clear है.
and interrogative sentence will always end with a sign of question. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, लास्ट कैटेगरी क्या थी? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम वी एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है. वो फीलिंग कैसी हो सकती है? रिग्रेट हो सकता है, ठीक है, वंडर हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, और क्या हो सकता है? वंडर, सरप्राइज, रिग्रेट, या फिर व्हाट वी कैन से, या हैप्पीनेस. रिग्रेट जैसे अलास, इंडिया लॉस्ट द मैच. तो हम इसमें हम रिग्रेट को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलास वर्ड यूज़ हुआ है. और जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. और वहाँ पे हमेशा आप क्या देखेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. वंडर, वंडर जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़. ठीक है, इस तरह से. सरप्राइज जैसे ओ माई गॉड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सरप्राइज से जैसे कह रहे हो ओ माई गॉड बाहर तो बारिश हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, हैप्पीनेस जैसे जैसे हुर्रे आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या हैप्पीनेस व्यक्त कर रहे हैं, तो अगेन क्या यूज़ हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो हमने फंक्शन बेस्ड टाइप्स जो हैं वो कर ली. चलिए आगे चलते हैं. तो हमारा क्या रहता था? वर्ब को डिस्कस करते हैं. वर्ब वहाँ पे बार बार आ रहा था ना कि एक सेंटेंस में हमेशा फिनाइट वर्ब होगी. ठीक है, अब फिनाइट वर्ब को डिस्कस करते हैं. एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, और उस प्रेडिकेट में हमेशा क्या होगी? एक फिनाइट वर्ब होगी. अब फिनाइट वर्ब क्या होती हैं? फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन. विच चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन. ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ राइटर. ठीक है, शी इज अ राइटर. ठीक है, दे गो टू स्कूल डेली. ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली. तो यहाँ पर आपने नोटिस किया हो तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन चेंज हो रही है. अगर मेरा सिंगुलर में है सब्जेक्ट तो वर्ब जो है वो सिंगुलर में लगी है. ठीक है, अगर मेरा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब जो है वो प्लूरल में यूज़ हुई है. सिमिलरली अगर यहाँ पे आई है पर्सन तो वो यहाँ पे एम यूज़ हो रहा है. अगर यहाँ पे पर्सन जो है वो शी है या ही होती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इज़. अगर कुछ और होता, दे होता, तो क्या यूज़ होता? आर. तो जो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंगली भी चेंज होती हैं. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ही वेंट टू स्कूल, डेली हट जाएगा, फिर ही वेंट टू स्कूल. अगर मैं बोलूँ ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फिर चेंज होगी. जो वर्ब्स चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड
कंटेंट्स ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज फिनाइट वर्ब्स। क्लियर हुआ? तो फिर यानी कि नॉन फिनाइट भी होती होंगी, है ना। अब आते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स पे। जब हमने फिनाइट वर्ब्स कर ली तो नॉन फिनाइट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैसी होंगी, विच डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। नॉन फिनाइट वर्ब्स doesn't change according to number, person or tense. Okay, so further non-finite verbs are of three types. What? Infinitive, gerund, participle. ठीक है, जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं वो फर्दर कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की, इन्फिनेटिव, जिरेंट और पार्टिसिपल। ये 2 वर्ड्स तो आपने मेरी पहली वीडियोस में भी सुने हैं और थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में कुछ कुछ बताया भी है। चलिए, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज फर्दर ऑफ, इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव इज 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जिरेंट क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इट वर्क्स समटाइम्स एज नाउन, समटाइम्स एज एडजेक्टिव एंड समटाइम्स एज एडवर्ब। ठीक है, जब तो ये एज नाउन काम करे तब इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव जब एज नाउन काम करता है सेंटेंस में तब हम उसे बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर वो एज एडजेक्टिव या एडवर्ब काम कर रहा है तब हम उसे बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव। समझ में आया? जब तो इन्फिनेटिव जो है सेंटेंस में एज नाउन यूज हुआ है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। अगर वो एज एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज हुआ है तो हम उसको बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है, जिरेंड मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले इन्फिनेटिव को ही डिस्कस करते हैं। ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा कि नॉन फिनाइट वर्ब्स 3 तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। अब इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो एक चैप्टर है जो एडवांस का टॉपिक है, जो हम एडवांस लेवल में पहुंचने पे ही करेंगे, पर लेकिन थोड़ा बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ताकि जब हमें बीच बीच में कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ऐसे ना हो कि हमें तो पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो इतना तो हो कि हम जब बीच बीच में कहीं पे भी कुछ ऐसा यूज़ हो तो हमें पता हो कि ये क्या है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इन्फिनेटिव, जैसे मैं सेंटेंस बोलूं टू एर इज ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पर जो एक और सेंटेंस लेते हैं, दिस हाउस इज टू लेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है वो गलती का पुतला है। तो यहाँ पर टू एर क्या यूज़ हुआ है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? टू लेट, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे गलती का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा, ठीक है, यहाँ पे लेट का एक्शन भी नहीं परफॉर्म हो रहा, यानी कि जहाँ पर हम वर्ब तो यूज़ कर रहे हैं पर वो वर्ब जो है वर्ब का काम नहीं कर रही, नाउन का काम कर रही है। ऐसे इन्फिनेटिव को वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, और इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन, क्योंकि ये वर्ब है पर किसका काम कर रही है? नाउन का, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? वर्बल नाउन। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं
जिरेंडियल इन्फिनेटिव की। जिरेंडियल इन्फिनेटिव जब जब जो इन्फिनेटिव है वो नाउन का काम ना करके एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करेगा, बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। वेस्ट वैसे क्या है, वर्ब है, वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम क्या है, नाउन। टू वेस्ट किसे क्वालिफाई कर रहा है, टू वेस्ट फर्दर किसको डिफाइन कर रहा है, टाइम को, कि मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, यानी कि वेस्ट करने के लिए जो वर्ड है वो किसके लिए आया, टाइम के लिए आया, ठीक है। जो चीज़ नाउन के लिए आए उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात समझो, यहाँ पे वेस्ट का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा ना, इसलिए ये किसका काम नहीं, वर्ब का काम नहीं कर रहा और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करता था कोई इन्फिनेटिव, तब हम उसे बोलते थे सिंपल इन्फिनेटिव। पर अगर कोई वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करे तो ऐसे इन्फिनेटिव को हम बोलते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, एडजेक्टिव वाला हो गया, अब एडवर्ब का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई लव टू प्ले, तो ये जो टू प्ले है किसको क्वालिफाई कर रहा है, लव को। लव क्या है, वर्ब। इस सेंटेंस में एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, लव का, आई लव। तो यहाँ पर ये जो टू प्ले है किसको डिफाइन कर रहा है और ज़्यादा, लव को। तो जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करती है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे तब भी उसे क्या बोलते हैं, जिरेंडियल इन्फिनेटिव। क्लियर हुआ, आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिरेंड। जिरेंड में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे मैं बोलूँ ही इज स्मोकिंग, तो इस सेंटेंस में तो वो स्मोकिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्मोकिंग कैसे यूज हो रही है, एज वर्ब। पर अगर मैं बोलूँ स्मोकिंग इज अगर मैं बोलूँ स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग का एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा ना, हम जनरल बात कर रहे हैं। यानी कि मैं स्मोकिंग वर्ड को वर्ब प्लस आईएनजी को कैसे यूज़ कर रही हूँ, एज नाउन, ठीक है। जब हम फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी को एज नाउन यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जिरेंड। क्लियर है, चलिए लास्ट थर्ड पे आते हैं, पार्टिसिपल। Participle is further of three types: present participle, past participle और perfect participle। present participle में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। past participle में क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। perfect participle में क्या होगा, having प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे मैं बोलूँ सेंटेंस लिखूँ। अच्छा हाँ, पहले समझ लीजिए कि पार्टिसिपल जैसे इन्फिनेटिव तो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता था, और जिरेंड किसका काम करता था, वर्ब होने पे भी नाउन का काम करता था। पर पार्टिसिपल वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। उसी सेंटेंस में वर्ब का भी काम कर रहा होता है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा होता है। जैसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं hearing the noise we ran outside, ठीक है। आवाज सुन के हम बाहर भागे, तो हेयरिंग द नॉइस, यहाँ पे हेयरिंग का एक्शन भी तो परफॉर्म हुआ है, नॉइस को सुना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वी को, वी ने हियर किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कहला रहा है, एक तो एडजेक्टिव कहला रहा है और ऊपर से वर्ब का काम कर रहा है, और तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा,
पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही क्यों है? क्योंकि इसमें एक्शन होता हुआ दिखाया गया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, हियरिंग द नॉइस, ठीक है, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जस्ट ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्किंग एज वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जैसे हम एग्जांपल लें, यहीं पे लेते हैं, ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, कि गरीबी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिवन जो है एक कंप्लीट एक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है, तो यानी कि वर्ब का काम कर रहा है। फर्दर कौन ड्राइव हुआ? ठीक है, ही। तो यहाँ पर ये जो ड्रिवन वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? ही को। इसलिए कैसे काम कर रहा है? एस एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करने की वजह से ये क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहलाएगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और एक कंप्लीट एक्शन को दर्शा रहा है, ड्रिवन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, हैविंग रेस्टेड दे started their work again। तो यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, ठीक है, और ऊपर से वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? दे को। दे क्या है? प्रोनाउन। जो वर्ड प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और सेम उन्होंने एक्शन भी तो परफॉर्म किया है ना पास्ट में। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कोई पास्ट का एक्शन बताता है जो पहले ही हो गया, उन्होंने रेस्ट तो कर लिया, फिर अब वो क्या है? काम में दोबारा लग गए। तो ये पास्ट में एक्शन हो लिया और ऊपर से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड वर्किंग एज एडजेक्टिव है, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये तो नॉन फिनाइट वर्ब्स की सिर्फ डेफिनेशन थी। वैसे ये एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। हम एडवांस लेवल पे पहुंचने पे करेंगे। डेफिनेशन बताना क्यों ज़रूरी था? ताकि इन बिटवीन पढ़ते पढ़ते कहीं पे कुछ भी वर्ड ऐसा आए, इन्फिनेटिव आए, तो पता होना चाहिए कि ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। ओके, अभी तक हमने डिस्कस कर ली फिनाइट वर्ब्स एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स की फर्दर टाइप्स, इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। अब आते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बोलूँ आई रोट, यहीं पे ऐसे छोड़ दूँ तो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बाद में फिर क्वेश्चन उठता है व्हाट, आई रोट व्हाट। तो यानी अगर क्वेश्चन उठ रहा है व्हाट का तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो इसको अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सपोज मैं लिख दूँ एन ऐसे, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन परफॉर्म करता है। रोट वर्ब है। इतना पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। आई रोट एन ऐसे, तो मैंने क्या लिखा? मैंने एक ऐसे लिखा, तो लिखने का एक्शन परफॉर्म हुआ। वो एक्शन किस पर परफॉर्म हुआ? ऐसे पर। तो वो ऐसे क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात? जैसे आपको सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स पे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, उन्हें अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो ये अपने आप में ही सेंटेंस कंप्लीट है कि पक्षी उड़ते हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक्शन को
बताती हैं, इसीलिए उनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक स्टेट को डिफाइन करती हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी फर्दर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट समझ तो लिया कि क्या होता है, ठीक है, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो वो ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोनिका गेव मीना अ बुक, ठीक है, मोनिका ने मीना को एक किताब दी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, मोनिका, तो मोनिका सब्जेक्ट है। अगर मैं ये सेंटेंस यहीं पे खत्म कर दूँ, मोनिका गेव, नहीं हो रहा ना खत्म, क्वेश्चन उठ रहा है व्हाट, तो इससे पता लगता है कि गेव कैसी वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और मीना अ बुक, ठीक है, तो जो एक्शन जो है वो किस पे परफॉर्म हुआ है, बुक पे, देने का एक्शन बुक पे परफॉर्म हुआ है, तो बुक मेरा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दी, देखो जिस पर एक्शन परफॉर्म हो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन देने का किस पे परफॉर्म हुआ, बुक पे, ठीक है, इसलिए बुक मेरा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसके लिए एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये एक्शन किसके लिए परफॉर्म हुआ, मीना के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मीना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस कर लीजिए, जब सेंटेंस में दोनों ही चीज़ें होंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। समझ में आया? क्या बोला मैंने अभी, कि अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, पर तब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले करनी है। अब अभी आपका क्वेश्चन उठेगा कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, मोनिका गेव अ बुक टू मीना। अब आप कहोगे ये भी सेंटेंस सही है और इसमें तो प्लेसमेंट जो है किसके आगे आ गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे आ गई, और ये जो है वो पीछे चला गया। अब यहाँ पर मीना जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। पॉइंट जो हमने यहाँ पे नोट करना है, मीना यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मीना यहाँ पे क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद में यूज हो, उस टू क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद में यूज हो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो यही डिफरेंस है कि जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन से कैसे अलग है, जब सेंटेंस में दोनों ही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आगे होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। पर अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लगा दिया तो वहाँ पर जो आप फर्दर यूज़ करोगे वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। वहाँ पे फिर आप डायरेक्ट तो नहीं लिख रहे ना, मीना, इस सेंटेंस में आप मीना डायरेक्ट लिख रहे थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हो, इसलिए अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रह के क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आपसे सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट डिस्कस किया था, यानी कि जो एस कैसे काम करता है, एस एडजेक्टिव। अब जैसे
मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी गेव मी अ रेड पेन। अब मुझे इसमें सारा समझाओ क्या क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, सारा बताना है एक बार। शी मेरा सब्जेक्ट है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है, गेव वर्ब है, ठीक है, कैसी वर्ब है, फिनाइट वर्ब है। फर्दर अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में से बतानी हो तो कैसी वर्ब है, शी गेव, क्या गेव बताना, मतलब आगे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। शी गेव मी अ रेड पेन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिया क्या है, पेन, तो पेन मेरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसको दिया, ये एक्शन किसके लिए परफॉर्म हुआ, मी के लिए, तो मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन प्लेसमेंट किस तरह से है, अगेन प्लेसमेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आगे है। अब मैं जो यहाँ पे समझा रही थी, पेन, पेन नाउन है। अब फर्दर उस पेन की क्वालिटी है कि वो कैसा है, रेड कलर का है, रेड पेन है, ठीक है। तो रेड कैसे यूज हुआ है, एज एडजेक्टिव, ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था, यहाँ पे ये जो है रेड पेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कोई सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था, तो उसमें जो मेन वर्ड होता था हम उसे बोलते थे सब्जेक्ट वर्ड, बाकी सारे को क्या बोलते थे, एट्रीब्यूट। सिमिलरली सब्जेक्ट एट्रीब्यूट बोलते थे। सिमिलरली इसमें यहाँ पे जो पेन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो अ रेड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। समझ में आया, सब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है, ऑब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगल वर्ड ना होगी, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें मेन वर्ड तो कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट वर्ड, बाकी के जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू एडजेक्टिव, दैट्स वाई वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। समझ में आया, चले आगे, ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस में हमें चाहिए होता है, किस लिए, प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे मैं बोलूं, द अर्थ इज, ठीक है। अब मुझे आगे फर्दर कुछ चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूं द अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूं, ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी जो ऑनेस्ट है वो ही इज, मुझे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये किसका काम कर रहा है, प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को कंप्लीट करने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे फर्दर ये इतना पार्ट प्रेडिकेट है, इतना पार्ट प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट कैसे यूज हुआ है, एज नाउन, और ऑनेस्ट कैसे यूज हुआ है, एज एडजेक्टिव, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव नाउन, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में, पहले तो समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें प्रेडिकेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर तो वो सेंटेंस में एज नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव नाउन।
अगर वो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो और आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा, तो मैंने फर्स्ट तो नहीं, सेकंड या थर्ड वीडियो में एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैं समझा रही थी कि एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज़ होता है, प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है, ये वही चीज़ है। ये अगेन वही बता रही हूँ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इज़ अ प्लैनेट, इज़ ऑनेस्ट, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? अर्थ को, ही को। अर्थ क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। तो ऐसे में इस कॉम्प्लीमेंट को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली इससे बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कुछ होता होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आई फाउंड हिम गिल्टी, या वी मेड हिम कैप्टन। ठीक है, अब आई इसमें सब्जेक्ट है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है। वी इसमें सब्जेक्ट है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है। ये जो है मेड और फाउंड जो है वो प्रेडिकेट वर्ड है, ये भी प्रेडिकेट वर्ड है। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गिल्टी वर्ड है, ये जो कैप्टन वर्ड है, वो कैसे यूज़ हुआ है? एज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है किसको? हिम को, हिम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, तो हम उसे क्या क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया उसे एक एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। जैसे सेंटेंस है, दिस सर्कमस्टेंस मेक्स द मैटर this circumstance makes the matter more serious, certainly। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जितना भी अभी तक हमने सीखा, हम इस एक सेंटेंस के थ्रू क्विकली रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे एक एक वर्ड बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, आप टाइम लीजिए, 1 मिनट लीजिए इसको सोचने का, फिर मैं बताती हूँ कि ये वर्ड क्या है, हर एक वर्ड क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इतना सब्जेक्ट है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है। ये तो सबसे बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, आगे आगे क्या कहा था कि प्रेडिकेट में हमेशा एक मेन वर्ब होगी। ठीक है, और सब्जेक्ट में हमेशा एक मेन सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट में जो मेन वर्ब होगी उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट वर्ड। और सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट वर्ड। तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड क्या है? सर्कमस्टेंस। और प्रेडिकेट वर्ड क्या है? मेक्स। इतना क्लियर हुआ? जो मैंने बोला था, जो सब्जेक्ट को फर्दर क्वालिफाई करे वो एज एडजेक्टिव काम करता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो दिस क्या है? एट्रीब्यूट। समझ में आया? आगे, द मैटर मोर सीरियस, सर्टेनली। ठीक है, मेक्स।
मेक्स का जो ये एक्शन है वो किस पे परफॉर्म हुआ, मैटर पे। तो ये जो मैटर है मेक्स द मैटर, तो मैटर क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। मोर सीरियस जो है वो क्या है, मोर सीरियस किसके लिए यूज हुआ है, मोर सीरियस और ज़्यादा किसे डिफाइन कर रहा है, मैटर को। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बचा क्या, सर्टेनली। जितने भी एलवाई वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और बिल्कुल शुरू में मैंने आपको करवाया था कि जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, जो प्रेडिकेट को क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पे मेन वर्ड जो है वो वर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर सर्टेनली क्या होगा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। और यहाँ पे ये क्या है, द क्या है, मैटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, द क्या है, किसके लिए यूज हुआ है, मैटर के लिए। तो ये मैटर का एट्रीब्यूट है, यानी कि ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। जैसे दिस सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, इसी तरह जो द है यहाँ पे मैटर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सर्कमस्टेंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। और यहाँ पर मैटर मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैटर को जो क्वालिफाई करे, मतलब ऑब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के लिए एज एडजेक्टिव यूज हो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, मेक्स यहाँ पे मेरी मेन वर्ब है, तो ये कैसे यूज हुई है, प्रेडिकेट वर्ड। ठीक है, आगे मोर सीरियस जो है वो और मैटर को डिफाइन कर रहा है, मैटर वर्ड के लिए यूज हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सर्टेनली एज एडवर्ब यूज हुआ है, मेक्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। तो अभी तक जो इस सेशन में हमने पढ़ा, मैंने इसको क्विकली रिवाइंड करने की कोशिश की है इस सेंटेंस के थ्रू। ठीक है, मैंने आपके लिए 3 सेंटेंसेस चुने हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। वीडियो के एंड में 3 क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली आपको उनको इसी तरह सोचना है कि कौन सा वर्ड क्या है। ऐसा सोचना ज़रूरी क्यों है, ऐसा सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हर जगह पे काम आता है, स्पेशली इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ठीक से तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया और आपने महसूस भी किया होगा कि बेसिक भी इतना बेसिक नहीं है। ठीक है, और आगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर हम करेंगे, सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले, कोई टीचर हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु हमें कामयाबी नहीं दिला सकता। ये सब हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो हमें खुद ही होगा।